हेलो एवरीवन, आई एम रूबी। यू आर विद रूबिकल एकेडमी। ये जनरल स्टडीज़ का पहला क्लास है और ये क्लास एलटी ग्रेड और सुपर टेट के जो जनरल स्टडीज़ का जो सिलेबस है उसे ध्यान दे करके ये क्लास पूरा तैयार किया गया है। और एलटी ग्रेड का जो जीएस का जो पोर्शन है सिलेबस उसमें एग्रीकल्चर टॉपिक दिया गया है। तो पहले शुरुआत वहीं से मैंने किया है कि एग्रीकल्चर टॉपिक को आज पहले देखेंगे, फिर बाकी चीज़ों को देखते रहेंगे। तो मेरा मानना है कि आप पहले एक अच्छा सा नोट्स तैयार कीजिए ताकि आपको लास्ट टाइम में रिवीजन करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। आप खुद अपने हाथों से जब किसी चीज़ को लिखेंगे तो आपको मालूम रहेगा कि आपका कहाँ पर आप कौन सी चीज़ भूल सकते हैं, क्या आपको पहले से मालूम है। और आप अच्छे से नोट्स बनाइए, अच्छे से अभी से बिल्कुल लग जाइए, क्योंकि अभी जस्ट एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है टीजीटी का और पीजीटी का भी होने वाला है। तो आपने बायोलॉजी पढ़ी ही है, आपको थोड़ा सा उसमें टाइम देना पड़ेगा अगर आपसे कोई लगता है कि हाँ कुछ कसर बाकी रह गया है। और जीएस तो आपको पूरा प्रॉपरली पढ़ना ही पड़ेगा इसके लिए। तो बिल्कुल अच्छे से अभी से तैयारी कीजिए। चलिए आज के टॉपिक पे चलते हैं। तो आज का पहला टॉपिक है एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर पे मैंने ऑलमोस्ट जितनी भी चीज़ें हो सकती हैं एग्ज़ाम में, जितना पॉसिबल है कि आएगा एग्रीकल्चर टॉपिक से, मैंने सारी चीज़ों को रखा है। थोड़ा सा हाई लेवल का भी आप कह सकते हैं कि अगर एग्ज़ाम थोड़ा सा लेवल ज़्यादा हुआ तो आपको इससे ज़्यादा, मतलब जितना आज आप इस वीडियो में देखेंगे उससे ज़्यादा तो मुझे नहीं लगता आपको देखने को मिलेगा एग्ज़ाम में, क्योंकि इतना अगर आप पढ़ लेंगे एग्रीकल्चर का तो आपका पूरा टॉपिक ये कंप्लीट हो जाएगा। आपको कहीं और से कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अभी आगे खुद ही महसूस करेंगे ये चीज़। चलिए शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि एग्रीकल्चर है तो पहले वर्ड से चलते हैं कि एग्रीकल्चर वर्ड कहाँ से लिया गया है, इसका मतलब क्या है। तो एग्रीकल्चर वर्ड ये एक लैटिन वर्ड है, ठीक। तो हाँ, तो पहली बात कि ये मैंने खुद अपने हाथों से ये नोट्स बनाया है। इस सिलेबस को, इस एग्ज़ाम को देखते हुए मैंने खुद नोट्स बनाया है। स्लाइड नहीं मैंने नहीं बनाया क्योंकि कई बार क्या होता है स्लाइड्स खो जाती हैं तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए मैंने खुद नोट्स बनाया कि मैं खुद उसे अच्छे से रखूँगी। और अगर फिर बाद में रिवीजन की ज़रूरत पड़ी तो नोट्स मेरे पास है, मैं उससे रिवीजन करा दूँगी। तो आपको इसमें सब कुछ देखने को मिलेगा और आपको इससे आइडिया भी लगेगा कि आप कैसे छोटा सा अपने लिए एक अच्छा सा नोट्स तैयार कर सकते हैं। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आपको इस तरीके से पढ़ के कैसा लगा। आप लोग इसी तरीके से आगे कंटिन्यू चाहते हैं या फिर आपको स्लाइड फॉर्म में चाहिए, आप बताइएगा। अदरवाइज़ मुझे लगता है कि आप जब खुद एक नोट्स को देखेंगे, उससे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ कैसे बनाना चाहिए और फिर कैसे रिवीजन के लिए सही रहेगा, किन पॉइंट्स को नोट करना चाहिए, ठीक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एग्रीकल्चर जो है ये एक लैटिन वर्ड है। लैटिन वर्ड एगर आप यहाँ पे देख सकते हैं और एग्री, ये दो वर्ड हैं। तो जो एगर या एग्री वर्ड है इसका मतलब होता है सॉइल, ठीक, मतलब मिट्टी। और जो कल्चर वर्ड है उसका यहाँ पर मतलब होता है कल्टीवेशन। और सेकेंड लाइन में है कि एग्रीकल्चर एक प्राइमरी एक्टिविटी है, ये भी जानना जरूरी है क्योंकि एग्ज़ाम में वन लीनियर क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आते हैं, तो यही सब क्वेश्चन बन सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि पूरे वर्ल्ड का जो 50% पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर एक्टिविटी पे उसमें जुड़ा हुआ है, इंगेज्ड है। इन द वर्ल्ड 50% पर्सनस आर इंगेज्ड इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये पॉइंट्स अच्छी पॉइंट है। इंडिया की अगर बात की जाए, ये तो पूरे वर्ल्ड की बात की गई, अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया का 2/3 हिस्सा जो है जनसंख्या का वो एग्रीकल्चर में लगा हुआ है, ठीक। तो इंडिया तो काफ़ी ज़्यादा ही है कि 2/3 जो हिस्सा है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड है। उसके बाद अगर बात की जाए तो ऐसे लैंड जहाँ पर फसल उगाई जाती है, जहाँ पर कल्टीवेशन किया जाता है, उसे एरेबल लैंड बोला जाता है, ठीक। द लैंड ऑन विच क्रॉप्स आर ग्रोन इज़ नॉन एज एरेबल लैंड। तो ये भी एक अच्छा पॉइंट है याद करने के लिए। और कितने टाइप की एग्रीकल्चर होती है तो ये भी दिया गया था, तो मैंने बस यहाँ पे 2 ही पॉइंट को रखा है क्योंकि बाकी तो सबको इसे एपी कल्चर क्या है, सेरी कल्चर क्या है, पीसी कल्चर ये सबको मालूम है। वीटी कल्चर थोड़ा सा कन्फ्यूज जाते हैं कई बार, इसलिए मैंने इसे यहाँ पे लिखा है वीटी कल्चर। ग्रेप्स के कल्टीवेशन को वीटी कल्चर बोलते हैं। हॉर्टिकल्चर में क्या होता है, ग्रोविंग वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स फॉर कमर्शियल यूज़, ठीक। तो ये हॉर्टिकल्चर हो गया।
अब देखते हैं कि फार्मिंग कितने टाइप की होती है। सेकंड में है फार्मिंग कितने टाइप की होती है, तो फार्मिंग 2 टाइप की होती है, एक है सबसिस्टेंस फार्मिंग और दूसरा है कॉमर्शियल फार्मिंग। ठीक, तो इन दोनों को देखते हैं। आप बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लग रहा है इस तरीके से पढ़ के, क्योंकि मेरे लिए काफ़ी नया है, आई थिंक सबके लिए ही नया होगा, तो एक नया मैंने कुछ कोशिश की है, आप ज़रूर बताइएगा। हाँ, तो सबसिस्टेंस फार्मिंग की अगर बात की जाए तो ये 2 टाइप का होता है, इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग एंड प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। तो सबसिस्टेंस का यहाँ पर मेन मतलब क्या है कि ऐसी जब कोई ऐसी फार्मिंग की जाए, जब ऐसा कोई फसल उगाया जाए जो खुद के अपने जीवन के लिए, अपने खुद के खाने पीने के लिए जब फसल का उत्पादन किया जाता है तो वो सबसिस्टेंस फार्मिंग में आता है। लेकिन जब किसी कॉमर्शियल व्यापार के करने के पर्पज़ से जब फार्मिंग की जाती है तो उसे कॉमर्शियल फार्मिंग बोलते हैं। ठीक, तो इंटेंसिव सबसिस्टेंस में क्या आता है, देखिए, प्रिवेलेंट इन द थिकी पॉपुलेटेड एरियाज, कि ऐसे जगह पर ये प्रचलित है जहाँ की पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है। एरियाज ऑफ द मानसून रीजन ऑफ द साउथ, साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया, तो इन जगहों पर इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग की जाती है, साउथ में, साउथ ईस्ट में और ईस्ट एशिया में ये किया जाता है, क्योंकि यहाँ की पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है। तो यहाँ पर लोग जितने भी फसलें उगाते हैं वो बस अपने खुद के लिए ही उगाते हैं, व्यापार के पर्पज़ से नहीं उगाते। ठीक, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस में क्या आता है कि जब जो प्रिमिटिव मतलब जो पुराने तरीके हैं, ठीक, जो पुराना तरीका था खेती करने का, उस तरीके से जब एग्रीकल्चर किया जाता है तो वो आपका प्रिमिटिव में आता है। तो प्रिमिटिव में आपके शिफ्टलिंग है और नोमैडिक है। ठीक, 2 टाइप का है, शिफ्टलिंग एंड नोमैडिक। तो आप शिफ्टलिंग में देखते हैं, शिफ्टलिंग क्या होता है, शिफ्टलिंग, तो इसमें क्या होता है कि शिफ्टलिंग कल्टीवेशन इज़ नॉन बाय द डिफरेंट नेम, कई तरीके का इसका नाम है, कई जगहों पर अलग अलग इसे नाम से जाना जाता है शिफ्टलिंग में। तो झूमिंग है, मिल्पा है, रोका है और लदांग है। तो झूमिंग कहाँ पे बोला जाता है शिफ्टलिंग को, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में शिफ्टलिंग को झूमिंग बोला जाता है, मिल्पा बोला जाता है मैक्सिको में, रोका ब्राज़ील में और लदांग मलेशिया में। तो यही सब नाम एक लाइन में करके पूछ लिया जाएगा कि रोका क्या है या फिर कहाँ पर इसे बोला जाता है। तो अगर आप पढ़े रहेंगे, इन सब पॉइंट को नोट किए रहेंगे और आपकी प्रिपरेशन अच्छी रहेगी तो आप आराम से बता देंगे। ठीक, तो ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि कहाँ पर कौन सा नाम बोला जाता है, झूमिंग, मिल्पा, रोका, लद्दाख और लदांग। ठीक, अब नोमैडिक देखते हैं कि कुछ ऐसे लोग, मतलब हर्डमैन आप लोगों ने देखा होगा कि जो अपने जानवरों को एक जगह से दूसरे जगह पर लेके घूमते रहते हैं, उनके फॉडर के लिए, उनके चारे के लिए, ठीक, हमेशा अपना रास्ता बदलते रहते हैं, तो वो होते हैं नोमैडिक हर्डिंग। ठीक, तो ये कहाँ पर होता है, ये सहारा में और सेंट्रल एशिया में नोमैडिक हर्डिंग होती है। एक बार पढ़ लेते हैं। इन दिस टाइप हर्डमैन मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस विद देयर एनिमल फॉर फॉडर एंड वाटर अलॉन्ग डेफिनिट रूट्स। ठीक, तो ये नोमैडिक हर्डिंग होता है, ये सहारा और सेंट्रल एशिया में होता है। अब कॉमर्शियल फार्मिंग की बात करते हैं तो हमने ये बताया इंटेंसिव क्या होता है कि जो खुद के जीवन के लिए, अपने खुद के परिवार के लिए जो फसलें उगाई जाती हैं, और कॉमर्शियल में क्या होता है जो व्यापार के पर्पज़ से उगाई जाती हैं। तो क्रॉप आर ग्रोन एंड एनिमल्स आर रियर्ड फॉर सेल इन मार्केट, तो मार्केट में सेल करने के लिए एनिमल और फसलों का जब व्यापार किया जाता है वो है। कहाँ पर है ये टेम्परेट ग्रासलैंड ऑफ नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, इन सब जगहों पर ये फेमस है। ठीक, तो ये नाम आपको याद रखने हैं कि कॉमर्शियल फार्मिंग कहाँ पर फेमस है, नोमैडिक हार्डिंग कहाँ पे की जाती है, और ये सब जो मैंने नाम यहाँ पर लिखे हैं ये सब आपको बिल्कुल ऐसे ही लिखना है, क्योंकि एक लाइन में ये सब पूछा जाता है। अब है मिक्स्ड फार्मिंग। ठीक, तो जब 1 मिनट, हाँ, तो मिक्स्ड फार्मिंग क्या होता है कि जब अभी तो आपने देखा कि फसलों को उगाया जा रहा है। ठीक, ये भी जानते हैं कि जैसे पीसी कल्चर, सेरी कल्चर, एक्वा कल्चर, ये सब जब किया जाता है तो जब फसलों का और जानवरों का एक साथ जब कल्चर किया जाए, मतलब जब खेती की जाए, उन्हें रियर किया जाए, फसलों को उगाया जाए, तो वो सब मिक्स्ड फार्मिंग में आते हैं। ठीक, लैंड इज़ यूज्ड फॉर फूड फॉडर क्रॉप्स एंड रियरिंग लाइव स्टॉक्स, तो ये आपका मिक्स्ड फार्मिंग में आता है। जब इन सब चीज़ों को, जानवरों को, फसलों को जब कल्टीवेट किया जाए, रियर किया जाए, तो ये सब आपका मिक्स्ड फार्मिंग में आता है। प्लांटेशन क्या होता है, ठीक, आपको यहाँ पे बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर करना है, सुने कई बार होंगे लेकिन एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है, किस लिए इसे यूज़ किया जाता है, इसमें हम लोग हमेशा कंफ्यूज जाते हैं, बहुत ही कम मालूम होता है। ठीक, तो प्लांटेशन जब एक
बड़े स्केल पे एक ही तरीके के फसल को एक बड़े से लैंड पे ज़मीन पे उगाया जाता है तो उसे प्लांटेशन बोलते हैं। ध्यान रखिएगा कि एक ही फसल की जब खेती की जाए और काफ़ी ज़्यादा लैंड पे किया जाए, ठीक, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में किया जाए तो वो आपका प्लांटेशन होता है। वेयर सिंगल क्रॉप ऑफ टी, कॉफ़ी, शुगर कैन, बनाना, केशव आर ग्रोन, ठीक। तो ये सब आप किस में आएगा, प्लांटेशन में आएगा। आप देखे होंगे कि जो घाटियों पे जो टी लगाया जाता है, जो चायपत्ती की जो खेती की जाती है, तो काफ़ी दूर तक ऐसे आपको चायपत्तियों की ही खेती देखने को मिलेंगी, तो वो वहाँ पर प्लांटेशन किया जाता है, ठीक। तो आप यहाँ पे देखिए कि मलेशिया में रबर का प्लांटेशन किया जाता है, कॉफ़ी जो है वो ब्राज़ील में, और टी जो है वो इंडिया, श्रीलंका, इन सब का प्लांटेशन किया जाता है, ठीक। ये आपको याद रखना है कि रबर मलेशिया, कॉफ़ी ब्राज़ील एंड टी इंडिया एंड श्रीलंका। अब मेजर क्रॉप्स की बात करते हैं कि मेजर क्रॉप में क्या आता है। तो राइस है, पहले राइस एक मेजर क्रॉप है, ठीक। तो यहाँ पर जो मेन पॉइंट्स है राइस के बारे में वो मैंने लिखा है, तो काफ़ी ज़रूरी ये पॉइंट्स हैं। राइस को कम से कम 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए अच्छे उसके ग्रो करने के लिए। एनुअल रेनफॉल जो है वो 100 सेंटीमीटर से ऊपर होना चाहिए। ये पॉइंट है, 2 पॉइंट ये हो गया, 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और एनुअल रेनफॉल जो है वो 100 सेंटीमीटर होना चाहिए। ये एक स्टेपल डाइट है, मतलब कि एक ऐसा डाइट है जो कि हम डेली अपने भोजन में इसे लेते हैं, ठीक। ये इसका मतलब है। और क्या है कि ये ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन में इसे ग्रो किया जाता है, इसे उगाया जाता है। टेम्परेचर कैसा चाहिए, हाई टेम्परेचर चाहिए, हाई ह्यूमिडिटी चाहिए एंड हाई रेनफॉल चाहिए। ये सब भी कुछ पॉइंट्स हैं। और इंडिया पहले पे है राइस प्रोडक्शन में, चाइना पहले है, फिर इंडिया है, श्रीलंका है और इजिप्ट है ये राइस प्रोडक्शन पे। इंडिया इज सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर राइस, ठीक है, ये तो हमने देखा। पहले क्या है, चाइना है, फिर इंडिया है सेकेंड पे राइस के प्रोडक्शन में। अब दूसरा है वीट। तो वीट को एनुअल रेनफॉल जो है वो 50 से 70 सेंटीमीटर चाहिए, ठीक, एनुअल रेनफॉल। और टेम्परेचर इसे मॉडरेट चाहिए, ठीक, टेम्परेचर वीट को मॉडरेट चाहिए, ये ध्यान रखना है। और ब्राइट सनशाइन चाहिए। सॉइल कैसा चाहिए, लोमी सॉइल चाहिए वीट को, ये सब याद रखना है कि किसे कौन सा टाइप का सॉइल चाहिए। तो वीट को लोमी सॉइल चाहिए, ये याद रखना है। यूएसए, चाइना, अर्जेंटीना, रशिया ब्लैक सॉइल, तो इन सब में ये ब्लैक सॉइल के लिए फेमस है, ये आपको याद रखना है। इंडिया में कहाँ पर ये मेनली इसका प्रोडक्शन ज़्यादा है, पंजाब में है, हरियाणा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में वीट का प्रोडक्शन ज़्यादातर किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे। आगे और चीज़ों को देखते हैं। अब माइलेट्स की बात आ गई। तो माइलेट्स में क्या है, माइलेट्स तो जो कोर्स ग्रेन होते हैं, मतलब जो बड़े दाने वाले अनाज होते हैं, उनकी बात की जाती है, ठीक। ग्रोन इन लेस फर्टाइल एंड सैंडी सॉइल। तो इन्हें कैसा चाहिए, ये इन्हें सैंडी सॉइल चाहिए, मिक्स टाइप का इन्हें सॉइल चाहिए, ठीक। और यहाँ पर लो रेनफॉल होना चाहिए और क्या होना चाहिए, मॉडरेट टेम्परेचर होना चाहिए, ठीक। 3 चीज़ें माइलेट्स को चाहिए। क्या चाहिए कि इन्हें सैंडी सॉइल चाहिए और ये लेस फर्टाइल सॉइल में होती हैं, ठीक, सैंडी सॉइल लेस फर्टाइल है। उसके बाद क्या है कि इन्हें मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए ग्रो करने के लिए। माइलेट्स में कौन कौन से अनाज आते हैं, ये क्वेश्चन आपको टीजीटी में काफ़ी बार देखने को मिला होगा प्रीवियस ईयर में, कि इसमें से क्या माइलेट्स है आपको बताना है, ठीक। तो देखिए यहीं से सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। ज्वार है, बाजरा है, रागी है, ये आपके माइलेट्स हैं, ठीक। और इन्हें मिक्स टाइप की मैंने कहा सॉइल चाहिए, तो इन्हें रेड, ब्लैक, सैंडी, लोमी एंड शैलो, इस टाइप का इन्हें सॉइल चाहिए, ठीक, माइलेट्स को ग्रो करने के लिए। अब मेज की बात करें, मतलब मक्के की बात करें, तो ये 21 से 27 डिग्री सेल्सियस तक इन्हें टेम्परेचर चाहिए होता है मक्के को उगने के लिए। और मक्का जो है ये एक मॉडरेट टेम्परेचर में ग्रो करता है। रेनफॉल लास्ट फॉर द सनशाइन, वेल ड्रेन फर्टाइल सॉइल बढ़िया होनी चाहिए, सॉइल फर्टाइल होनी चाहिए, ठीक। ब्राज़ील, चाइना, रशिया एंड इंडिया, इन जगहों पर मेज का प्रोडक्शन किया जाता है। और मेज जो है ये ज़्यादातर खरीफ सीजन में, जो खरीफ क्रॉप होते हैं खरीफ सीजन में इनको ग्रो किया जाता है, ठीक। लेकिन बिहार में ये रबी सीजन में इसे उगाया जाता है, ठीक। जनरली मेज इज़ अ खरीफ क्रॉप बट इन बिहार इट इज़ अ रबी क्रॉप, ये आपको याद रखना है।
अब कॉटन की बात करें तो कॉटन को क्या चाहिए, कॉटन से कई बार क्वेश्चंस आते हैं, ठीक। तो देखिए, रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर, लाइट रेनफॉल, 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज, इसे 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज चाहिए। फ्रॉस्ट फ्री डेज को हिंदी में बोला जाता है पाला रहित दिन। तो जो कॉटन है, कॉटन को 210 पाला रहित दिन चाहिए, ठीक। ये क्वेश्चन कई बार काफ़ी एग्जाम्स में पूछा गया है। और इन्हें क्या चाहिए, ब्लैक एंड एलुवियल सॉइल, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कॉटन को कैसी सॉइल में उगाया जाता है। कॉटन को ब्लैक एंड एलुवियल सॉइल में उगाया जाता है। चाइना, यूएसए, इंडिया, पाकिस्तान, ये सब जगह है कॉटन की प्रोडक्शन के लिए, ठीक। अब जूट की बात करें तो इसे गोल्डन फाइबर भी बोला जाता है। ये यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जूट को गोल्डन फाइबर बोला जाता है। एलुवियल सॉइल इसे चाहिए ग्रो करने के लिए, हाई टेम्परेचर चाहिए और हैवी रेनफॉल चाहिए और ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए जूट को। बिल्कुल कॉटन का उल्टा है, क्या है कि इसे हाई टेम्परेचर चाहिए, ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए, हैवी रेनफॉल चाहिए। बिहार और आसाम अपने इंडिया में इन जगहों पर जूट को उगाया जाता है, ठीक। ट्रॉपिकल एरियाज ऑफ बांग्लादेश एंड इंडिया, तो बांग्लादेश और इंडिया के कैसे ट्रॉपिकल एरियाज में जूट को उगाया जाता है। इंडिया प्रोड्यूसेस अबाउट 3/5 ऑफ जूट प्रोडक्शन ऑफ द वर्ल्ड, तो इंडिया देखिए कितना ज़्यादा इसे उगा रहा है, जितना संसार का पूरे वर्ल्ड का जो जूट है उसका 3/5वां हिस्सा अकेले इंडिया ही इसे ग्रो करता है। आगे के पॉइंट को देखते हैं। अब है कॉफ़ी, बेवरेजेस की बात की जाए, कॉफ़ी और टी, ठीक। तो कॉफ़ी क्या है, इसे वेट क्लाइमेट चाहिए, वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल चाहिए, हिल स्लोप्स पे इन्हें उगाया जाता है, ठीक। और क्या चाहिए, हाँ, इंडियन कॉफ़ी क्वालिटी इज़ वेरी गुड, ठीक। तो इंडिया की जो कॉफ़ी की क्वालिटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है और इंडिया की जो अरेबिका कॉफ़ी है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है, ये आपको याद रखना है, ठीक। टी की बात की जाए तो कूल क्लाइमेट चाहिए, वेल डिस्ट्रीब्यूटेड हाई रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल इन्हें बारिश चाहिए होती है, बढ़िया सा इन्हें ठंडा इन्वायरमेंट चाहिए। केन्या, इंडिया और श्रीलंका ये सब टी के लिए मेनली फेमस हैं, ठीक। मेजर क्रॉप्स की अगर बात की जाए, अभी तो हमने इंडिया के क्रॉप्स की बात की, अब यूएसए का भी देख लेते हैं, ठीक। तो यूएसए का मेजर क्रॉप क्या है, कॉर्न है, सोयाबीन है, वीट है, कॉटन है और शुगर बीट, तो ये यूएसए की मेजर क्रॉप है। टी के बारे में एक पॉइंट और है जो छूट गया था, मैंने यहाँ पे नीचे लिखा है, टी की जो लीव्स होती हैं उनमें कैफीन और टेनिन, ये दो यहाँ पे इसमें ये चीज़ें पाई जाती हैं, ठीक। कैफीन और टेनिन ये आपको याद रखना है टी लीव्स में। नेक्स्ट पॉइंट, झूमिंग क्या होता है हमने अभी आपको बताया, ठीक। तो एक बार झूमिंग को फिर से देख लेते हैं कि झूमिंग है क्या। मेनली जो जनजातियाँ होती हैं, जो ट्राइब्स होती हैं, तो वो जंगलों को काट करके उसमें फसलों को उगाती हैं, ठीक। एक बार उसमें फसल उगाने के बाद उसे वो कई सालों तक, करीब 5 से 6 साल तक उसे छोड़ देते हैं और 5-6 सालों के बाद वो जाकर वहाँ पर फिर से फसलों को उगाते हैं। और जब वो एक बार वहाँ पर फसल कर लेते हैं तो उसमें जो भी चीज़ें बची रहती हैं उस ज़मीन को वो उन चीज़ों को जला देते हैं, ठीक। इसलिए इसे स्लैश एंड बर्न, अभी आगे मैंने लिखा है, हाँ यहाँ पर है, स्लैश एंड बर्न भी इसे बोला जाता है, ठीक। और ये ऐसा क्यों करते हैं कि एक बार ज़मीन पे उगा लिए फिर उसे 4-5 साल तक के लिए छोड़ दिए, क्योंकि जब बार बार ज़मीन पे फसल उगाई जाती है तो उसकी जो फर्टिलिटी है, जो उसकी उत्पादकता है वो कम हो जाता है। और जो झूम खेती जहाँ पर की जाती है, जो जनजातियाँ हैं जो झूम खेती करती हैं, तो उनके पास ऐसा कोई जो यूज़ किया जाता है, फर्टिलाइज़र यूज़ किए जाते हैं, ये उनके पास नहीं होता है। जो नई टेक्नोलॉजीज आई हैं इन सब के बारे में उन्हें नहीं मालूम है, तो वो ऑर्गेनिक तरीके से चीज़ों को उगाते हैं, ठीक। तो जब एक बार ज़मीन पे कोई चीज़ उगा दी जाए तो बिना फर्टिलाइज़र का यूज़ किए जब आप उस पर दोबारा उगाएंगे तो प्रोडक्टिविटी उतना नहीं होगी। तो इसीलिए जो ट्राइब्स होती हैं वो उसे 4-5 सालों तक छोड़ देती हैं। तो ये रीज़न है झूम खेती का, ठीक। और झूम खेती को कई अलग अलग नामों से कई जगहों पर जाना जाता है, हमने पीछे भी देखा था, कुछ यहाँ पर है, इसे भी हम देखेंगे। तो देखते हैं एक बार फिर से, लो प्रोडक्टिविटी इन दिस एग्रीकल्चर बिकॉज द फार्मर डू नॉट यूज़ फर्टिलाइज़र। तो झूम खेती में जो प्रोडक्टिविटी होती है वो कम होती है क्योंकि वो उसमें वो लोग कोई फर्टिलाइज़र का यूज़ नहीं करते। आप नॉर्मली देखेंगे कि जहाँ पर जिन खेतों में
हर साल फसलें उगाई जाती हैं वहाँ पर लोग फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हैं, लेकिन झूम खेती में नहीं यूज़ किया जाता, इसलिए प्रोडक्टिविटी कम होती है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट लाइक आसाम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड, यहाँ पर जनजातियाँ काफ़ी ज़्यादा होती है और यहाँ पर झूम खेती आपको इंडिया में देखने को मिलेगा। अब है पोमलू, तो मणिपुर में झूम खेती को पोमलू बोलते हैं। ये सब नाम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दीपा बोलते हैं बस्तर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़, ठीक, ये आपको याद रखना है। झूम खेती को स्लैश एंड बर्न बोलते हैं, ये भी आपको नाम याद रखना है। मिल्पा मैक्सिको में बोला जाता है। कोनकू बोला जाता है वेनेजुएला में। रोका ब्राज़ील। मशोले सेंट्रल अफ्रीका। लदांग इंडोनेशिया। रे बोला जाता है वियतनाम में। ये नाम आपको याद रखना है सब, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट, इन इंडिया प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ कल्टीवेशन इज कॉल्ड बेवर और दहिया। इन मध्य प्रदेश, ठीक, इंडिया के मध्य प्रदेश में जो पुराने तरीके से जो खेती की जाती थी उसे बेवर बोला जाता था, दहिया बोला जाता था, ये आपको नाम याद रखना है। पोमा, दाबी और कुमान और ब्रिंगा इन उड़ीसा, तो उड़ीसा में कितने नामों से जाना जाता है प्रिमिटिव खेती को, पुराने तरीके से खेती की जाती थी? पोमा, दाबी, कुमान और ब्रिंगा, ये 3 नाम है, ठीक। अब यहाँ पे है कुमान, वेस्टर्न घाट में कुमान बोला जाता है प्रिमिटिव खेती को, ठीक। अब क्या है, वॉलरे और वॉल्टेयर इन साउथ ईस्टर्न राजस्थान के जो है, ठीक, तो वहाँ पे वॉलरे और वॉल्टेयर बोला जाता है। खील कहाँ पे बोला जाता है? हिमालयन जो बेल्ट है वहाँ पर खील बोला जाता है, और कुरुआ बोला जाता है झारखंड में। तो ये सब नाम ही सबसे इम्पॉर्टेंट है, बाकी कंसेप्ट क्लियर करने के लिए मैंने आपको चीज़ें सब बताई हैं, ठीक। अब आगे चलते हैं। अब क्या है, राइस के बारे में कुछ और चीज़ें हैं कि राइस इज़ अ कॉमर्शियल क्रॉप ऑफ पंजाब हरियाणा बट उड़ीसा इट इज़ अ सब्सिस्टेंस क्रॉप। तो उड़ीसा में क्या है, अभी मैंने बताया सब्सिस्टेंस क्या होता है कि जो खुद के अपने जीवन यापन के लिए जो फसल उगाई जाती है, कॉमर्शियल पर्पज़ के लिए उनके पास इतना नहीं हो पाता है कि वो उसे बेच भी सकें, ठीक। तो उड़ीसा में मतलब उतना नहीं होता है, ये खुद के लिए ही करते हैं। बाकी पंजाब हरियाणा इन सब में काफ़ी ज़्यादा राइस होता है। पल्सेस की बात करें तो इन सब को क्या चाहिए, पल्स को क्या चाहिए, नीड लेस मॉइस्चर, ठीक, एंड सर्वाइव इवन इन ड्राई कंडीशन। तो इन्हें ड्राई कंडीशन में भी सर्वाइव कर सकते हैं, इन्हें काफ़ी ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। मध्य प्रदेश, राजस्थान एंड महाराष्ट्र में पल्सेस का प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा है। शुगर केन की बात की जाए तो ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल ये फसल है कि ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल दोनों रीजन पे इसे उगाया जाता है। 21 से 27 डिग्री सेल्सियस इन्हें टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। एनुअल रेनफॉल कितना होता है, 75 से 100, ये सब काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ने में थोड़ा सा बोरिंग लगेगा, 1-2 बार में नहीं याद होगा, इसीलिए मैंने इस टॉपिक को उठाया कि अभी से जब आप इसे लिख लेंगे, नोट्स बना लेंगे, तो आप अगर 4-5 बार भी नोट्स को देखेंगे अपने तो आपको बिल्कुल याद हो जाएगा, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे तो सब बिल्कुल अच्छे से आपका तैयार हो जाएगा। ऑयल सीड की बात करें, इंडिया इज सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंड नट आफ्टर चाइना। तो चाइना इंडिया से हमेशा पहले है। ये देखिए कि कई चीज़ों का आप देखेंगे, राइस को, वीट को, और काफ़ी चीज़ें हैं अभी आगे, तो चाइना पहले पे है, इंडिया सेकेंड नंबर पे है। ऑयल सीड की बात की जा रही है यहाँ पे, ठीक। ग्राउंड नट खरीफ क्रॉप है ग्राउंड नट। गुजरात सबसे लार्जेस्ट, सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है इंडिया में ग्राउंड नट को, ठीक, आफ्टर राजस्थान एंड आंध्र प्रदेश। तो पहले नंबर पे है गुजरात, फिर आंध्र प्रदेश एंड गुजरात, राजस्थान एंड आंध्र प्रदेश ग्राउंड नट के लिए, ठीक। इंडिया के आपको स्टेट ये याद रखने हैं। नेक्स्ट, लीन सीड एंड मस्टर्ड आर रबी क्रॉप, ये आपको याद रखना है। लीन सीड और मस्टर्ड क्या है, रबी क्रॉप हैं। सीसमम खरीफ क्रॉप इन नॉर्थ एंड रबी क्रॉप इन साउथ। तो जो सीसमम होता है, ठीक, ये कहाँ पे, नॉर्थ में एक खरीफ क्रॉप है, ठीक, और रबी क्रॉप कहाँ पे है, ये साउथ में रबी क्रॉप, एज अ रबी क्रॉप इसे प्रोड्यूस किया जाता है। 2016 में क्या हुआ, इंडिया वॉज सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी आफ्टर चाइना। 2016 में इंडिया जो था वो सेकेंड नंबर पे था टी के प्रोडक्शन में। 2016 में जो कैलकुलेशन किया गया था उस हिसाब से। हॉर्टिकल्चर क्या है, इन 2016 इंडिया वॉज सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आफ्टर चाइना, ठीक। तो 2016 के अकॉर्डिंग इंडिया सेकेंड नंबर पे था हॉर्टिकल्चर में, चाइना पहले नंबर पे था। अब नॉन फूड क्रॉप, एक तो ऐसे क्रॉप जिनका हम अपने खाने पीने के लिए यूज़ करते हैं। अब ऐसे नॉन फूड क्रॉप ऐसे क्रॉप हैं
जिनका हम खाने पीने के अलावा जैसे कि पहनने के लिए कपड़े हो गए तो जूट, जो जूट हो गया, कॉटन हो गया, इन सब का, रबर, ये सब का जो ये नॉन फूड क्रॉप हैं, इन सब का जब एग्रीकल्चर किया जाता है, खेती की जाए, ठीक। तो रबर को क्या चाहिए, ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए, मोर देन 200 सेंटीमीटर रेनफॉल चाहिए, ठीक। और तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, इन जगहों पर रबर को उगाया जाता है। कॉटन की बात की जाए तो कॉटन इज़ बिलीव टू बी द ओरिजिनल होम ऑफ कॉटन इंडिया। तो इंडिया को कॉटन का ओरिजिनल होम माना जाता है, मतलब आप कह सकते हैं कि कॉटन जो है वो इंडिया का नेटिव है, ऐसा माना जाता है। तो ये बिल्कुल आपको याद रखना है। अब आगे क्या, इट रिक्वायर 6 to 8 मंथ। तो इसे बिल्कुल फाइनली इसे डेवलप होने में, प्रोड्यूस होने में 6 से 8 महीने लगते हैं कॉटन को, ठीक। ये आपको याद रखना है। एक बात मैंने क्या बताया था कि 210 फ्रॉस्ट फ्रीज डेज चाहिए, मतलब कि पाला रहित दिन चाहिए। ब्लैक और एलुवियल सॉइल जो है वो चाहिए कॉटन को। कॉटन से काफ़ी बार क्वेश्चन आता है, ठीक। और क्या चाहिए, ये इंडिया का नेटिव है, एक चीज़। दूसरा 6 से 8 महीने चाहिए इसे अच्छे से प्रोड्यूस होने के लिए। अब महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, कॉटन रिक्वायर क्लियर स्काई ड्यूरिंग फ्लावरिंग स्टेज। तो कॉटन को उसके फ्लावरिंग स्टेज पे उसे क्या चाहिए, क्लियर स्काई चाहिए, ठीक। ये आपको याद रखना है। 3-4 ऐसे दे देंगे कि क्लियर स्काई ड्यूरिंग फ्लावरिंग स्टेज किसका फीचर है, तो जूट दे देगा, बास्ट, फाइबर, ये सब दे दिए जाएंगे। आपको कॉटन लगा करके आना है। महाराष्ट्र, गुजरात, मेघालय, ये सब आपको देखना है कहाँ पर इनका प्रोडक्शन किया जाता है। कुछ किसानों के लिए स्कीम निकाली गई, ये देखना है। किसान क्रेडिट कार्ड KCC, ये है किसानों के लिए। एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम PAIS, ये भी आपको देखना है, ठीक, किसानों के लिए है। अब कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये कुछ अलग तरीके की हैं लेकिन एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं, इसलिए मैंने रखा है इन्हें। भूदान, ग्रामदान मूवमेंट, तो विनोबा भावे ने किया था ये मूवमेंट। विनोबा भावे ने भूदान, ग्रामदान, ये आपको याद रखना है। विनोबा भावे ने इसे शुरुआत किया था और इसे ब्लड लेस रिवॉल्यूशन भी बोला जाता है, ये भी आपको नाम याद रखना है। 2 चीज़ यहाँ पर, विनोबा भावे ने भूदान ग्रामदान मूवमेंट शुरू किया और इसे ब्लड लेस रिवॉल्यूशन भी बोला जाता है। चंपारण मूवमेंट क्या है, 1917 में बिहार में चंपारण मूवमेंट किया गया। तो इसमें हुआ क्या था कि जो ब्रिटिशर्स थे वो बिहार के लोगों को मतलब काफ़ी फोर्स कर रहे थे कि वो इंडिगो का प्रोडक्शन करें। तो इनके पास इतनी ज़मीन नहीं थी कि वो इंडिगो का अलग से कोई प्रोडक्शन कर पाएँ, क्योंकि अगर वो अपने खेतों में करते तो उन्हें कुछ खाने पीने के लिए अपने लिए ना उगा पाते। तो इसमें गांधी जी सामने आए और वहाँ पर वो गए, उन्होंने ये मूवमेंट शुरू किया, चंपारण मूवमेंट 1917 बिहार में, ये आपको याद रखना है। इंडियाज़ रूरल पॉपुलेशन इज़ अबाउट 833 मिलियन, 2011 के अनुसार ये बताया गया है, विच डिपेंड्स अपॉन 250 मिलियन हेक्टेयर ऑफ द एग्रीकल्चरल लैंड। अब सोचिए कि 833 मिलियन 2011 की बात की गई है, जनसंख्या जो है वो 250 मिलियन हेक्टेयर की ज़मीन पर निर्भर है। तो काफ़ी यहाँ पर प्रोडक्शन जो है फूड का काफ़ी ज़्यादा कम है, पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है। टोटल कल्टीवेशन लैंड की बात की गई तो 1950 से 1951 में अगर पूरा जो लैंड है उसे 100 मान करके बोला गया कि 59.5%, ठीक, इतने जगहों पर खेती की जाती थी। पूरे लैंड के 59.5% जगहों पर खेती की जाती थी 1950 से 51 में, जो गणना किया गया था, ठीक। लेकिन 14 में यह घट करके 58% हो गया था। मतलब 1.5% जो लैंड है उसी लोगों ने उस पर खेती नहीं की, उस पर रोड बन गए और काफ़ी कंपनीज इन सब लग गई, तो यहाँ पर ये घट गया, ये आपको याद रखना है। आगे, हाँ, ये चार्ट आपको बढ़िया से देख लेना है कि क्रॉपिंग सीज़न इन इंडिया क्या क्या सीज़न है। तो यहाँ पर नॉर्दर्न स्टेट और सदर्न स्टेट में है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक, अच्छे से। खरीफ क्रॉप जो है जून से सितंबर में इसे उगाया जाता है खरीफ क्रॉप में। तो नॉर्थ स्टेट में जो खरीफ क्रॉप है वो क्या है, राइस है, कॉटन है, बाजरा, मेज़, ज्वार एंड तूर। सदर्न स्टेट में क्या है, राइस, मेज़, रागी, ज्वार और ग्राउंडनट। रबी क्रॉप क्या है, अक्टूबर से मार्च के मंथ में जो फसलें उगाई जाती हैं वो रबी क्रॉप के अंदर आती हैं। तो नॉर्थ स्टेट में रबी क्रॉप वीट है, ग्राम है, रेपसीड है, मस्टर्ड है और बार्ली है। सदर्न स्टेट में राइस है, मेज़ है, रागी है, ग्राउंडनट और ज्वार है। जित क्या है कि रबी क्रॉप और खरीफ क्रॉप के बीच का जो टाइम बचता है जिसमें कोई फसलें नहीं उगाई जाती, तो उस बीच में कुछ ऐसे फसलें उगाई जाती हैं जिनको कि काफ़ी कम समय चाहिए
ग्रो करने के लिए, ठीक। तो वो उन्हें जेद बोला जाता है। ये जून से अप्रैल से जून के मंथ में इन्हें लगाया जाता है। तो इसमें क्या है, वेजिटेबल है, फ्रूट है, फॉडर है, राइस और वेजिटेबल फॉडर ये आपके सदर्न स्टेट में उगाए जाते हैं। ड्राई लैंड फार्मिंग में क्या है कि ऐसे खेत, ऐसे ज़मीन, ऐसे लैंड जहाँ पर खेती की जा रही है, ऐसी फसलें जो बारिश के पानी पर निर्भर हैं, ठीक। बस उन्हें बारिश का पानी ही उन्हें अगर मिल जाएगा तो उनमें अच्छे से प्रोडक्शन हो जाएगा, उन्हें कोई अलग से पानी देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। तो वो ड्राई लैंड फार्मिंग के अंदर आते हैं, जो बस बारिश के पानी ही उनके लिए सफिशियंट हो। तो रागी है, बाजरा है, मूंग है और ग्राम है, ये सब ड्राई लैंड फार्मिंग में आते हैं। वेट लैंड फार्मिंग में क्या आते हैं कि जिन्हें हमेशा पानी चाहिए, पानी बिना पानी के उनकी प्रोडक्टिविटी अच्छी नहीं हो पाएगी, ठीक। तो जिनको पानी चाहिए, रेनफॉल तो जो होगी तो मिलेगा ही, लेकिन अलग से भी इन्हें पानी देने की ज़रूरत पड़ जाती है। तो राइस है, जूट है, शुगर केन है, ये बात हो गया। और 1960 में इंडिया में ड्रॉथ हुआ था, सूखा पड़ा था, तो फूड क्राइसिस हुई थी इंडिया में, ये आपको याद रखना है। 1960 में इंडिया में फूड क्राइसिस हुई थी, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ठीक। नेक्स्ट ये है लास्ट, इसमें क्या है, हाँ, तो जब फूड क्राइसिस हुआ था तो इंडिया दूसरे कंट्री से चीज़ों को इंपोर्ट कर रहा था। चीज़ें मतलब कि जो भी खाने की चीज़ें थी, राइस है, वीट है, इन सब को वो इंपोर्ट कर रहा था दूसरे कंट्री से। अब जो लैंड का डिग्रेडेशन होता है तो आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि क्या क्या रीज़न है लैंड के डिग्रेड होने के, ठीक। तो आपको कई ऑप्शन दिए जाते हैं तो आपको बताना पड़ता है। तो रीज़न देखिए, एल्कलाइजेशन है, सैलिनाइजेशन है, ठीक। उसके बाद क्या है, वाटर लॉगिंग, और है एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल सच एज इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड। तो ये है लैंड डिग्रेड होने की वजह, इन सब चीज़ों से लैंड जो है वो डिग्रेड हो रहा है। तो ये रहा आपका, हाँ, 32 मिनट होने वाले हैं। ये आपका पूरा एक टॉपिक जो एग्रीकल्चर का है वो पूरा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक को लेकर के आएंगे। आप ज़रूर बताइएगा, मेरे लिए जाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आपको ऐसे ही नोट्स के फॉर्म में चाहिए, मैं नोट्स बना करके लेकर आऊँ, या फिर PDF। क्योंकि मेरा मानना है जब आप नोट्स को देखेंगे तो आपको खुद समझ में आएगा कि आप कैसे चीज़ों को नोट करें और कैसे चीज़ों को नोट डाउन करना चाहिए, क्या आपको ज़्यादा ज़रूरी है पढ़ना, क्या नहीं, ठीक। और सबसे बड़ी बात, ये क्लास आपकी चलती रहे, आप चाहते हैं किसी तरीके से आपकी प्रिपरेशन होती रहे, आपको ऐसे कंटिन्यू जो क्लासेस हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग वो मिलती रहे, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और लोगों के साथ शेयर भी करना पड़ेगा। क्योंकि इतनी मेहनत तभी हो सकती है जब कुछ रिजल्ट मिलता रहे। तो रिजल्ट आप लोग मुझे देंगे और मैं आप लोगों के रिजल्ट बेटर करने के लिए तैयार रहूँगी, ठीक। तो प्लीज़ शेयर विद अदर्स एंड लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब चैनल। और ज़रूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसा लगा और नोट्स से पढ़ के ज़्यादा अच्छा लगेगा या फिर स्लाइड में। थैंक यू सो मच।